हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जुलाई 1। ओके। और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपने फैक्ट को देखेंगे, क्या क्या आज न्यूज़ दिया हुआ है। चलिए, और ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं वो लोग ज्वाइन कर ले, ताकि उनको पीडीएफ जो है निःशुल्क प्राप्त हो सके। साथ ही जो भी हमें फीडबैक प्रदान करते हैं आप लोग, उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे प्रेरणा मिलता है कि आगे जो है सुधार करूं अपने कार्यक्रम में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे नया जो कानून है हमारा, जो नया कानून है हमारा वो लागू हो गया है। ठीक है, पहले क्या था, जैसे आईपीसी था, है ना, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एविडेंस एक्ट था ना। तो ये सब जो है ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, और ब्रिटेन जो बनाया था वो अपने हित को साधने के लिए बनाया था। लेकिन अब जो हमारा नया कानून है, ये देखिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो है ना तीनों अधिनियम जो है, तीनों हमारा जो एक्ट है वो भारतीयों के लिए बनाया गया है, भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया है और भारतीयों के हित के लिए बनाया गया। पहले के कानून में क्या था कि उसमें दंडात्मक प्रावधान किए जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है न्याय प्रदान करने के लिहाज से बनाया गया है। क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछेगा आपसे कि पुराने कानूनों में और नए कानूनों में क्या फ़र्क है, और वो पुराने कानूनों के लिहाज से वो बेहतर कैसे है। तो जीरो एफआईआर का आपने नाम सुना होगा, इसमें ये प्रावधान करता है। साथ ही आपको एक टाइम बाउंड देता है कि आपको इतने दिन के अंदर सुनवाई करना है, इतने दिन के अंतर्गत आपको जो रिपोर्टिंग करना है। जैसे कि मान लीजिए बलात्कार के केस में जो मेडिकल रिपोर्ट होता है वो आपको 7 दिन के भीतर देना होगा। जीरो एफआईआर है, अपराध कहीं भी हुआ हो, आपको जो है यहाँ पे किसी भी थाना में जाके आप एफआईआर कर सकते हैं, ये प्रावधान शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें, बेहतर की बात अगर करें तो ऑनलाइन आप यहाँ पे एफआईआर दर्ज करोगे, साथ में आपको कॉपी मिल जाएगा वो, ठीक है, आपको रिसीविंग मिलेगा। साथ ही यहाँ पे और भी देखा जाए तो जैसे कि पहले शादी का झूठा वादा करने को लेकर, और जो नाबालिग से बलात्कार को लेकर भीड़ द्वारा पीटकर जो हत्या हो जाता था, झपट मारी, जैसे तमाम जो मसले थे उसको इसमें शामिल किया गया है, उससे जुड़े हुए प्रावधान को इसमें शामिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं ना, इम्पोर्टेंट है नया कानून। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को वो अधिकार है कि अपने मन पसंदीदा जो व्यक्ति है ना उसको अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचना देगा। ठीक है, और ये उसका अधिकार है। साथ ही आपको यहाँ बता दें, यहाँ पे जो है जीरो एफआईआर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें तो ये है पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ पे हुल विद्रोह बहुत बार पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया। हुल विद्रोह को लेकर एक जनजातीय विद्रोह था, 1855 से 56 में हुआ था हुल विद्रोह, जिसको संथाल विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ना, उससे पहले ये रिवॉल्ट हुआ था। ये क्वेश्चन जो बीपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस तमाम एग्जाम में पूछा गया है। इसमें 4 भाई थे, चांद भैरव, ठीक है, सिद्धू कानू, चांद भैरव, चारों ने जो है भोगनाडी जो गांव है ना, ये देखिए वर्तमान में साहिबगंज में है, जहाँ से झारखंड में ये पड़ता है भोगनाडी। और साहिबगंज वही एकमात्र जिला जहाँ से गंगा पास करती है झारखंड में। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सब तमाम फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे जो है थल सेना के प्रमुख होंगे द्विवेदी, ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये नाम याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी चेंज हो गए हैं, उनका नाम है विक्रम मिस्त्री, फॉरेन सेक्रेटरी, याद रखेंगे। ये सब जो नाम चेंजेस हो रहा है ना, जो नए नए अपॉइंटमेंट हो रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी एग्जाम में टारगेट करता है ये सब एग्जाम में, ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछ देता है। तो ये जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो बने हैं, थल सेना के प्रमुख बने, इनको जो कार्य में महानुभव प्राप्त है, जो एलएसी वाला एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी वाला एरिया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के पास सीमा है, ठीक है, और ये आपका चाइना के पास सीमा है, ये वाला एलएसी। तो यहाँ पे इन्होंने बेहतर कार्य किया है, ठीक है, इनको अनुभव यहाँ पे कैसे डील करना है प्रॉब्लम से। चलिए, क्योंकि चाइना जो है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, उसको क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, बोलता है कि ये चाइना का हिस्सा है। फिर देख लीजिए, अभी आपको पता ही है, यहाँ पे 3 जो महानुभव जो प्लेयर हैं भारतीय क्रिकेट में, एक का नाम है जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये तीनों जो है साथ में संन्यास ले चुके हैं,
T20 फॉर्मेट से, ठीक है, T20 फॉर्मेट से। और भारत ने T20 जो खिताब है ना, ICC वर्ल्ड चैंपियन 2 बार जीता है भारत ने, ठीक है। एक बार 2007 में जो महेंद्र सिंह धोनी उस समय जो थे कैप्टन थे, और अभी रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पे हम लोग ने जीता है T20, ठीक है, 2024 में, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कप भी जो है हमने जो वनडे वाला होता है वर्ल्ड कप, उसमें भी हमने 2 वर्ल्ड कप जीता है, और T20 में भी 2 बार हम लोग जीत चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी क्या है, भारत एकमात्र देश ऐसा हो गया है, ठीक है, ये अचीवमेंट है भारत का, कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सभी जीव जंतुओं का एक लिस्ट बनाया है भारत ने, ठीक है। जैव विविधता के बारे में दस्तावेज संपत्ति करने वाला वैश्विक रूप से पहला अग्रणी देश बन गया है। क्वेश्चन अगर मेंस में पूछता है कि भारत ने जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्या क्या हालिया कदम उठाए हैं, तो आपको यहाँ पे जैव विविधता के बारे में जो लिस्टिंग किया है भारत ने अपने जीव जंतुओं के बारे में, ठीक है, उसके बारे में जिक्र करना है। साथ ही आपको बिग कैट अलायंस के बारे में जिक्र करना, पहले फ्लो चार्ट बनाइएगा, यहाँ पे बोलेगा प्रयास क्या क्या किया भारत ने, तो आपको बताना है बिग कैट अलायंस हो गया पहला फैक्ट। दूसरा आपको क्या करना है, लिस्टिंग करना है जो कि जीव जंतु को बनाया गया है। थर्ड में आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे चीता जो है, चीता का पुनर्वास किया जा रहा है ना। और एक अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम को लॉन्च किया, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। तो ये जो है हालिया जो कदम उठाए गए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा करके आपको अपने आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट के माध्यम से जिक्र करना होगा, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पे कुल्लू नेशनल पार्क जो है आ गया है, नहीं यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल में, ठीक है। तो हम बात करेंगे वहाँ पे टाइगर का जो 70% पॉपुलेशन है ना, 70% पॉपुलेशन वो केवल और केवल भारत में है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और 3600 के लगभग जो है भारत के पास अपना टाइगर है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, तो ये कोटेशन याद रखिएगा, जब भी क्रोध है ना, अगर आप गुस्से में हो या लाल हो जा रहे हो, ठीक है, तो क्रोध करने का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी आपको क्रोध आ रहा है तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्रोध का मतलब क्या होता है, कि दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना, ठीक है। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम के बारे में विचार करें। देखिए गुस्सा इंसान को आता है, लेकिन गुस्सा अगर आ रहा है ना आपको, तो इसका मतलब है दूसरों को गलतियां का सजा अपने आप को दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं देना। गुस्सा में क्या होता है, माइंड जो है काम करना बंद कर देता है प्रॉपर वे में, इसलिए हमेशा शांति बना के रखें चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादा आवेशित होने की जरूरत नहीं होता है किसी भी मामले में। ये विचार जो है कन्फ्यूशियस इनका दिया हुआ है, ये जो है ना आपको एससी पेपर वगैरह में आपको कोटेशन करने का काम आएगा, ठीक है। वहाँ पे वैल्यू से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे अपनी इस आर्टिकल पे। तो इस आर्टिकल में बात किया गया है किस चीज़ के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्लाइमेट चेंज क्या पूछता है यहाँ पे, जो आप देख रहे हो ना टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसका क्या क्या प्रभाव है, तो प्रभाव के बारे में आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्लो चार्ट सीधा, क्योंकि जब भी मैं मेंस आंसर राइटिंग लिखता हूँ ना, मुझे मौका मिला हुआ है, ठीक है, तो मैं फ्लो चार्ट बना के ही माध्यम से यहाँ पे अपनी चीज़ों को डील कर देता हूँ। क्योंकि आप जो रट के जाओगे ना वहाँ पे आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जो मेंस लिखने का जो इन्वायरमेंट होता है ना क्लासरूम में, बहुत ही एक वो चैलेंजेस होता है, क्योंकि आपको कम समय में जो है आपको सटीक जानकारी के साथ अपने आंसर को लिखना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रभाव में आप लिख दोगे कि यहाँ पे जो समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, जो ग्लेशियर जो है पिघल रहा है, ठीक है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ आएगा ही आएगा, बाढ़ के बाद आपका सूखा आएगा, ठीक है। ये सब प्रभाव है आपका क्लाइमेट चेंज के कारण। और कार्बन जो है ना, एक कार्बन के बारे में बात किया जा रहा है कि देखिए अभी क्या हो रहा है, जंगल में आग लग रहा है उत्तराखंड में, ये भी सब क्लाइमेट चेंज का ही प्रभाव है। तो ऐसे ही करके आपको प्रभाव के बारे में 6-7 पॉइंट लिख के दो तीन लाइन में जो है आपको यहाँ पे अपना आंसर को रखना होता है। क्लियर है, ठीक है। एक है कार्बन, देखिए अभी क्या हो रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, आप फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये कार्बन का जो पार्टिकल होता है ना, ये बर्फ वगैरह में जो है ना चिपक जाता है। तो इसका जो कार्बन का क्वालिटी क्या होता है कि ये जो है ना हीट को ऑब्जर्व करता है, जब हीट को ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पे जो बर्फ होगा उसको पिघला देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाता है, और जो हमारा पानी है जो स्टोर है बर्फ के रूप में वो पिघलने लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे जल संकट को भी ये बहुत बड़ा ये मतलब चैलेंजेस है। और क्या क्या प्रयास किए गए हैं इससे निपटने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप क्या बात करोगे, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करोगे, फिर IPCC के बारे में बात करोगे, ठीक है।
और क्या बात करोगे, एसडीजी के बारे में बात करोगे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में बात करोगे, और यहाँ पे और भी पेरिस क्लाइमेट के बारे में बात करोगे। ऐसे ही करके आपको 10-12 पॉइंट लिख देना है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपको जो है चीज़ों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दें। मन की बात अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल है, ठीक है। मन की बात जो है 111वां करी था ये। इन्होंने इसमें जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को उठाया है, लेकिन जो बीजेपी है, जो कि कांग्रेस, जो विपक्ष है, जो विपक्ष पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, उन्होंने कहा कि तंज कसते हुए कि उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दे को नहीं उठाया, जैसे कि आपका मणिपुर घटना को नहीं उठाया, यहाँ पे आरक्षण को लेकर नहीं उठाया, नीट को लेकर नहीं उठाया, ठीक है, आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पे मामला नहीं उठाया गया। तो विपक्ष चाहता है कि आरक्षण का जो सीमा है ना, जो 50% जो लॉक है उसको बढ़ा दिया जाए, और ये आरक्षण का जो सीमा है ना उसको 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, हमारा जो संविधान है ना, हमारा जो संविधान है उसको बनने में कितना साल लगा है? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में डायरेक्ट पूछता है। दूसरा याद रखिएगा, हमारे जो संविधान है उसमें 12 कितना है शेड्यूल है, भाग कितना है? 22 भाग है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, 22 भाग है, सीडीपीयू में पूछा गया था, और जेपीसी का जो मेंस हुआ था ना उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता ना उसमें पूछा गया था। ये 11-12 मतलब 12 हो गया, 22 हो गया, और 395 जो आपका आर्टिकल है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची जो है ना, अगर कोई भी सब्जेक्ट को हम 9th शेड्यूल में अगर डाल देते हैं तो वहाँ पे जो है न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो रिव्यू करती है कानून का वो नहीं कर सकेगी, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं विपक्ष वाला कि इसको जो है 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, ठीक है। चले आगे, ये देखिए ये है बाघ, टाइगर है, अभी 2 शावक को जन्म दिया है, ठीक है, नहीं माफ कीजिए 3 शावक को, और ये बाघ का नाम है दुर्गा। इन्होंने जो है पिछले बार भी 2 शावक को जन्म दिया था। क्लियर है? तो कुनो नेशनल पार्क में जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कुनो नेशनल पार्क में हम लोग चीता का क्या कर रहे हैं? पुनर्वास कर रहे हैं, चीता को संरक्षण दे रहे हैं वहाँ पे। ये हो गया। कहाँ से ला रहे हैं हम लोग ला रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। ये देखिए साउथ अफ्रीका से ला रहे हैं और नाम्बिया से ला रहे हैं, ये 2 जगह से हम लोग ला रहे हैं। ये अफ्रीकन कंट्री है, चीता का पुनर्वास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चीता को जो है ना एक बीमारी हो जाता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका नाम है सेप्टिसिमिया। याद रखिएगा, सेप्टिसिमिया। ये जो बीमारी है ना ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसे निपटने के लिए जो है यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जो भी यहाँ पे नोडल एजेंसी है, वो क्या कर रही है? अफ्रीका से जो है एंटी एक्टोपैरासाइट मेडिसिन मंगा रही है, ताकि हमारी जो चीता है उनको जो है नुकसान ना हो, बीमारी ना हो, संक्रमण ना हो। एक बार बीपीएससी में और आपका जेपीसी जैसे एग्जाम में जो है पूछ लेता है गिद्ध को लेकर, वल्चर को लेकर। अभी डेक्लोफेनोक जो है ना एक मेडिसिन होता है जो कि दर्द निवारक होता है, ठीक है, पेन किलर होता है। तो जानवरों को अगर जब पेन किलर होता है, दर्द होता है, तो वो मेडिसिन दिया जाता है डेक्लोफेनोक, ठीक है। जब वो खाते हैं, पशु मर जाते हैं, तो मरा हुआ पशु कौन खाता है? वल्चर खाता है, गिद्ध खाता है ना। तो गिद्ध के अंदर जो किडनी वगैरह होता है ना उसको खराब कर देता है ये डेक्लोफेनोक। यही क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार पूछ लिया, ठीक है। तो डेक्लोफेनोक भी याद रखिएगा, जो गिद्धों की जो संख्या है वो घटने में डेक्लोफेनोक का बहुत बड़ा योगदान है। फिर बात करेंगे यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए स्टेट पीसीएस जो है एग्जाम टारगेट करती है, इकोनॉमिक्स से जब प्रश्न पूछेगी ना ऐसे ही पूछती है। देखिए आरबीआई के बारे में आपको बता दें, आरबीआई के बारे में संविधान में कोई जिक्र नहीं है। आरबीआई जो एक्ट है 1934, इसके तहत इसको पावर मिलता है। आरबीआई का काम क्या है? बैंकर के रूप में काम करना, नोट का जो है इशू करना, साथ ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये सब आरबीआई का काम है। एमपीसी आप देख रहे हो ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 होते हैं गवर्नर के और 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट के। लेकिन अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पे होते हैं आरबीआई गवर्नर। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 के लिए जो है ना जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना वो कितना रखा है? 7.2 रखा है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार आ रहा है, ध्यान रखेंगे। मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो जाएं। देखिए अभी कतर के साथ जो है ना भारत अपने जो संबंध है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उस पर समीक्षा कर रहा है। जैसे कि कतर को लेकर जो है बीपीएससी जो है मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और कतर के बीच में क्या संबंध है, कौन सा सेक्टर है जो मिलकर काम कर रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे जो है अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। उसमें जो हालिया प्रयास या जो दौरा हुआ था उसके बारे में आप जिक्र करें। तो देखिए राजनीति के क्षेत्र में क्यों? क्योंकि अभी पता ही है 8 जो भारतीय जो नागरिक थे उनको फांसी का सजा दे दिया गया था कतर में, लेकिन भारत ने अपने डिप्लोमेटिक
और कूटनीति के जरिए जो है अपने भारतीयों को बचाया है। ठीक है, तो ये सब राजनीति के तहत आता है घटना। फिर संस्कृति का जो है यहाँ पे मतलब अदला बदला होता है ना, एक्सचेंज। फिर व्यापार को लेकर, ऊर्जा को लेकर, एनर्जी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर और कल्चर को लेकर। ठीक है, पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशन होता है उसको लेकर। तो ये तमाम जो क्षेत्र है ना, जो भारत और कतर जो है मिलकर काम करेगा। भारत में एक उसका जो कैपिटल है कतर का दोहा है, याद रखिएगा। बीपीएससी ने पिछला क्वेश्चन पूछ दिया था कि सऊदी अरेबिया का जो महत्वपूर्ण जो शहर है उसका नाम दे दिया था, बताओ कि इसमें से कौन सा शहर जो है सऊदी अरब में नहीं है। तो ये सब जब आप आर्टिकल पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर, तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये सब न्यूज़पेपर में ही मिलेगा, पढ़ने से ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट मूव करेंगे ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वीवीआई है, लिख लीजिए, आने वाले एग्जामों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना है, किन किन राज्यों के साथ जो है ये पाइपलाइन गुजरेगा, देख लीजिए। गंगा ऊर्जा परियोजना, तो पहला तो है बिहार के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। झारखंड के साथ करेगा, असम के साथ करेगा, फिर आपका असम हो गया, फिर यहाँ पर देख लीजिए उड़ीसा के साथ, बिल्कुल। उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिल्कुल। फिर यूपी के साथ, तो बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये 6 राज्यों के साथ जो है ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना जो है पास करेगा। ठीक है, और झारखंड में बोकारो और बिहार में याद रखिए बरौनी। ये बीपीएससी एग्जाम के लिए टारगेटेड है, पूछेगा कब योजना शुरू किया गया था, तो अक्टूबर 2016 में। ठीक है, और ये जो है ना उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, वहां पे ऊर्जा सप्लाई करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा, ध्यान रखेंगे आप इसको। फिर आ जाइए चीन के राष्ट्रपति जो है ना एससीओ सम्मेलन जो होगा, कहाँ होगा, ये होगा आपका, ये देखिए कजाकिस्तान में होगा। कजाकिस्तान में होगा ये सम्मेलन, और इसमें चाइना के राष्ट्रपति जो है शिरकत करेंगे, और भारत की तरफ से हमारे फॉरेन एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो यहाँ पे लेंगे। कुल 8 मेंबर है एससीओ में, 8 मेंबर में रसिया भी है। जब रसिया है, जरूर है कि यूक्रेन और रसिया वाला मुद्दा इसमें जरूर उठेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन उठेगा, जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध है वो जरूर उठेगा। ठीक है, यूरोपियन मुद्दा उठेगा, साउथ ग्लोबल का मुद्दा उठेगा इसमें। ये तमाम जो है ऊर्जा को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, ये तमाम पहल देखने को मिलेगा। 24 जो है एससीओ समिट हुआ। एससीओ का जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और इसका जो है बीजिंग में, इसका क्या है, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर। ये देखिए प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभी क्या है कि जुलाई 2022 में इसको बैन कर दिया गया था कि आप इसका यूज नहीं ना करोगे सिंगल यूज प्लास्टिक। लेकिन इसका जो है ना रिसाइकल किया जा सकता है एसयूपी के माध्यम से। जो सीमेंट बनाने वाले जो फैक्ट्री होते हैं, जो संयंत्र होते हैं, उनको जो ये सप्लाई कर दीजिए एसयूपी, सिंगल यूज प्लास्टिक। फिर वो क्या करेंगे, कुर्सी बनाएंगे, मेज बनाएंगे, जो भी डेली यूज वाला होता है ना, कुर्सी टेबल वगैरह बनाएंगे वो। साथ ही आपको बता दें ये सड़क बनाने में भी यूज होता है इस प्लास्टिक का। तो पूछेगा कि प्लास्टिक से निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो सरकार ने इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से जो है सड़क बनाने के लिए, कुर्सी मेज बनाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो ये था तमाम फैक्ट। समय 18 मिनट हो गया है और थोड़ा लेट से हमारा वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, थोड़ा समय के अभाव के कारण। तो अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लग रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।